बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड स्टूडेंट, आज हम यूनिट 19 जिसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसमें बच्चे हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है, ये टॉपिक इम्तिहान के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, पोस्टुलेट एंड इट्स अ रिजल्ट। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखिए यहाँ पे बच्चे बोहर मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पोस्टुलेट। देखिए नील बोहर इन 1913 एक्सप्लेन प्लैंक क्वांटम थ्योरी टू द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ये थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लगाएगा, सो दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैप, और इस गैप को इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन का। सो नील बोहर इन 1913 अप्लाइड प्लैंक क्वांटम थ्योरी। इसके लिए हमारे पास फार्मूला था E = hf टू द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल and propose a model of an atom that is based on the following postulate. देखिए जी, postulate नंबर 1 ये था कि when electron is revolved around the nucleus, so in that time the centripetal force must be equal to the Coulomb force. Postulate number इसका statement ये था कि the electron revolved around the nucleus and a circular orbit without radiating energy. These orbits are stationary orbit, so the centripetal force required to keep the electron in this orbit is provided by Coulomb force between nucleus and the electron, so such that centripetal force is equal to the Coulomb force or mv² divided by r। और हम जानते हैं कि Coulomb force बराबर होता है KE divided by r, so mv² divided by r, K² divided by r²। Now here K is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 and its value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Also M, V and E are respectively mass, velocity and charge of the electron. So यहाँ पे बच्चे हम जानते हैं कि charge of the electron, so radius of the orbit is r and epsilon 0 stand for permittivity of what free space। दूसरा पोस्टुलेट ये है बच्चे कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, दे आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h divided by 2 pi। So an electron can only revolve in those allowed orbit for which the angular momentum L is an integral multiple of h divided by 2 pi। अब यहाँ पे बच्चे जो एंगुलर मोमेंटम है L, ये बराबर है r क्रॉस p के, और p हम जानते हैं कि उसका मतलब है लीनियर मोमेंटम, सो mv। सो यहाँ पे r हमारे पास है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइड बाई 2 पाई, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन आर इंटीजर एंड h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट and its numerical value is 6.67 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पोस्टुलेट नंबर 3 ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी एलॉड ऑर्बिट में है तो ना तो वो किसी को एनर्जी देगा ना लेगा, लेकिन जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप लगाएगा सो वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन। सो एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन वन ऑर्बिट, its total energy will remain constant। An atom radiates energy only when an electron jumps from an allowed orbit of a higher energy En to one of the lower energy Ep. So the difference of energy appear as photon of frequency f, and energy is given by del E is equal to En minus Ep। अब यहाँ पे del E का मतलब है प्लैंक कांस्टेंट,
और वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एच और एफ पे। सो यहाँ पे डेल ई का मतलब है एनर्जी डिपेंड बराबर होता है प्लैंक कांस्टेंट एच एफ, सो ई एन माइनस ई पी। अब बच्चे हम मैथमेटिक्स करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास ये है द रेडियाई ऑफ क्वांटाइज ऑर्बिट। देखिए बच्चे यहाँ पे कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in hydrogen atom, so the required centripetal force is provided by the Coulomb force of attraction. Centripetal force यहाँ पे बचे according to first postulate of Bohr, centripetal force must be equal to the Coulomb force. So centripetal force mv square divided by r, Coulomb force is equal to k square divided by r square. So mv square is equal to k square divided by r. That is my equation number 1. From second postulate of Bohr, हम जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई। अब हमने यहाँ से वी की वैल्यू निकालना है, सो एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम आर। अब इक्वेशन नंबर ए को हमने 1 में पुट करना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे एम इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई 2 पाई एम आर होल स्क्वायर, के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर। तो ये बनेगा यहाँ पे एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर, 2 2s are 4, pi square m square r square, k e square divided by r. अब यहाँ पे अगर n square h square 4 pi square m r k square, अब यहाँ से हमने r की वैल्यू निकाली n square h square divided by 4 pi square m k square. For generalized orbit देखिए है हमें सब वैल्यू जानते हैं। h की वैल्यू हमने पुट की 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होल स्क्वायर, पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, k है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.16 की पावर माइनस 19 होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने से बच्चे हमें मिला आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर 0.513 की पावर माइनस 10 मीटर। अब अगर हम यहाँ पे n की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.513 की पावर माइनस 10 मीटर, और ये 10 की पावर माइनस 10 मीटर बच्चे बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह n की जगह 2 पुट करें तो हमारे पास 4r1, n की जगह 3 पुट करें तो 9r1 एंड सो ऑन। जितना ही हम आगे जाएंगे तो ऑर्बिट का जो रेडियस है वो बढ़ से बढ़ता जाएगा। सेकेंड है बहुत इम्पॉर्टेंट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज ऑर्बिट। देखिए बच्चे वी नो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी क्वांटाइज ऑर्बिट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी इज प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू रिजॉल्व इन ऑर्बिट mv square divided by r, k e square divided by r. So यहाँ पे mv square is equal to k e square divided by r आ गया। अगर हम दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ mv square is equal to हाफ k e square divided by r, और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv square, so kinetic energy is equal to half k e square divided by r. Potential energy is the work done against the Coulomb attractive force. अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दरअसल वर्क है, और वह हम जानते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे एफ आर cos 180 बचे -1, सो माइनस एफ आर। पोटेंशियल एनर्जी हमारे फोर्स की वैल्यू हमने पुट की k स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। दैट इज़ माई क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर हम 2 और 3 को 1 में पुट करें सो E इज इक्वल टू 1/2 के स्क्वायर डिवाइड बाई आर माइनस हाफ के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एलसीएम लेने से 2r के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर, सो माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई आर। अब अगर हम इसको जर्नल लिख ले सो ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाई 2rn। अब आर एन की वैल्यू हम जानते हैं 0.53 × 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो ये बच्चे हमारे पास बन जाएगा। देखिए ये वैल्यू हमारे पास बनेगा ई एन इज इक्वल टू माइनस
k e square divided by 2n square 0.53 10 की पावर माइनस 10, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये वजह जनरल फार्मूला है, किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालनी हो तो ये फार्मूला आप लोगों ने लगाना है। अब यहाँ पे हम 13.6 इलेक्ट्रॉन की जगह ई नॉट लिखते हैं। सो ई नॉट इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इक्वेशन नंबर 5 is the general form of energy in electron in any quantized orbit. So for n is equal to 1, E1 is equal to minus 13.6 electron volt, n is equal to 2, E2 minus 13.6 electron volt, 2 2s are 4, so minus 3.4 electron volt. For n is equal to 3, E3 is equal to minus 13.6 electron volt divided by 3 square, so minus 1.5 and so on. So the negative sign shows that this much amount of energy must be provided by us to eject an electron from any quantized orbit. Second है बच्चे emission of spectral lines, या जनरल इस तरह भी आ सकता है कि prove 1 by lambda is equal to RH bracket 1 by p square minus 1 by n square. So emission of spectral lines according to Bohr third postulate, when an electron falls from the higher energy orbit n to the lower energy orbit p equal to the difference of the two levels will be radiated in the form of photons such that E is equal to En minus Ep. If we know that En is equal to minus E naught divided by n square, Ep is equal to minus E naught divided by p square और E is equal to HF, हम जानते हैं कि E naught की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से HF इज इक्वल टू माइनस E naught डिवाइड बाई एन स्क्वायर, बचे माइनस माइनस प्लस, तो P को हमने पहले लिखा E naught डिवाइड बाई पी स्क्वायर माइनस E naught डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, सो F इज इक्वल टू C बाई लैम्डा, तो HC डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू E naught 1 by p square minus 1 by n square. अब 1 by lambda is equal to E naught divided by HC 1 by p square minus 1 by n square 2. अब इक्वेशन 2 में अगर हम देखें E naught HC तीनों कांस्टेंट हैं, तो इस पे एक और साइंटिस्ट ने काम किया जिसका नाम था रेडबर्ड, और इन्होंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली 1.0974 10 की पावर 7 1 by मीटर। तो ये टर्म कांस्टेंट है और इसका नाम है रेडबर्ड कांस्टेंट। सो अगर हम P की जगह इसमें 1 2 3 पुट करें तो इन हमारे पास होगा P+1 P+2 and so on. So by putting the values of P and corresponding value of N, the wavelength of any Lehman, Balmer, Paschen, bracket and Fun series which can be determined. So this theoretical equation number 3 for the emission of spectra of hydrogen is an excellent arrangement with the empirical equation of Balmer. So also the wavelength of RH in Bohr model agree with the Redbird constant 1.0974 10 की पावर 7 मीटर माइनस 1। तो बच्चे हमने डिस्कस करनी है एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये हमारे पास बच्चे एक साइड पे हैं लेमन, बाल्मर, पास्चन वगैरह। सो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी द टोटल एनर्जी एंड द रेडियाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन En is equal to minus 13.6 electron volt divided by n square. अब माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हमने E naught पुट किया। हम ये भी जानते हैं रेडियाई के लिए कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.5 13 की पावर माइनस 10 मीटर। तो जनरल लिख सकते हैं Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर R1। अब ये डायग्राम में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमें दिखाया गया है लेमन, फिर बार्मर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट, फिर पंड एंड सो ऑन। जितने हम आगे जाते जाए तो ये लाइन एक दूसरे के करीब होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इनकी जगह 1 पुट करें, सो द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट
the energy is minimum and hence the value of E1 is a minus 13.6 electron volt. R की वैल्यू हमारे पास आएगा 0.53 10 की पावर माइनस 10 मीटर. So for n is equal to infinity or in infinity. Equation number 1 En 0. So the electron is ejected out of the atom and become free electron and atom is said to be ionized. It is often convenient to represent the energy of the quantized state of the atom on energy level diagram. So the energy level of the atom E0 are represented by a series of hydrogen lines. Transition between the level are represented by vertical arrows. When the electron is free from the atom, n is at a n is at rest. Both its kinetic energy and potential energy are 0. So this is the meaning of n is equal to infinity level. The transition from the various energy level to the lowest level n is equal to 1 gives rise to Lemon, Balmer, Paschen, Brackett and Pern series. अब बच्चे हमने सक्सेस एंड फेलर ऑफ बोहर थ्योरी को डिस्कस करना है. तो देखिए फर्स्ट ये था कि दिस थ्योरी सक्सेसफुली प्रोवाइडेड अ फिजिकल मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम. सेकेंड है कि इट प्रिडिक्ट्स वेरी एक्यूरेटली द वेवलेंथ ऑफ all the lines in the various series of hydrogen atom. Third है कि it correctly predicts the size of an atom to be of the order of 1 angstrom, 10 की power minus 10 meter. Fourth है कि it determines the value of Rydberg constant in term of natural constant HEMC. Failure यही है Bohr model of an atom is too simple to explain all the experimental facts. It is unable to explain the energy level and spectra of complex atom, so it cannot explain even the spectrum of the two electron atom of helium. The more serious drawbacks of the theory is that the basic postulate of the existence from a non-radiating stationary electron orbit, which is totally violation of the electromagnetic theory. So, thank you students.